विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों से संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के संबंध में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत ऐसी विधियों के बारे में अध्ययन किया जाता है जो संपत्ति अंतरण से संबंधित हो। यदि इसकी उद्देशिका को ध्यानपूर्वक देखा जाए तो उससे स्पष्ट है कि संपत्ति अंतरण से संबंधित विधियों को परिभाषित एवं संशोधित करने के लिए टू डिफाइन एंड अमेंड, परिभाषित और संशोधित करने के लिए अधिनियम किया गया है। यहाँ पर संपत्तियां कैसी होगी, किस तरीके की होगी, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो चैप्टर सेकंड है वहाँ पर इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि संपत्तियां किस प्रकार की होंगी। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी जो सामान्य परिचर्चा है उस परिचर्चा को ध्यान में रखते हुए यदि विचार किया जाए, यह जो अधिनियम है 17 फरवरी 17 फरवरी 1882 को इनैक्टेड हुआ और 1 जुलाई 1882 को यह लागू हुआ है। यहाँ पर हम एक बात आपसे बताना चाहते हैं कि जो संपत्ति का अंतरण इस अधिनियम में हम लोग पढ़ेंगे, यह कैसी या किस प्रकार के अंतरण से संबंधित है। तो ध्यान देना है, उद्देशिका में ही उल्लेख कर दिया गया है कि पक्षकारों के कार्यों के द्वारा संपत्ति अंतरण से संबंधित विधियों को परिभाषित और संशोधित करने के लिए अधिनियम किया गया है। अर्थात जो भी अंतरण होगा वह कार्य के द्वारा होगा, एक्ट के द्वारा होगा, थ्रू द एक्ट्स ऑफ द पार्टीज, पक्षकारों के कार्य के द्वारा होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यह जो अधिनियम है, इस अधिनियम को देखा जाए, इसको 8 भागों में डिवाइड किया गया है, 8 अध्याय में डिवाइड किया गया है, चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है और इसके अंतर्गत 137 धाराएं हैं, 137 सेक्शंस हैं और शेड्यूल है। इस तरीके से देखा जाए तो प्री पॉइंट से 3 बातें यहाँ पर ध्यान देना है। 8 चैप्टर्स, 137 धाराएं, शेड्यूल और शेड्यूल के 3 पार्ट हैं। एक तो स्टैट्यूट से संबंधित, दूसरा सपरिषद गवर्नर जनरल से संबंधित जो अधिनियम है, तो एक्ट्स ऑफ द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, और तीसरा है विनियम अर्थात रेगुलेशंस। इनके विषय और निरसन से संबंधित उपबंधों की चर्चा बताई गई है। इस तरीके से शेड्यूल को 3 भाग में विभाजित करके बता दिया गया है कि ये किस विषय से संबंधित हैं और इन्हें निश्चित कर दिया गया है, कब निश्चित किया गया है, इनका उल्लेख कर दिया गया है।
तो अब हम लोग जो देखेंगे चैप्टर्स और सेक्शंस, इन दोनों को मिला करके देखा जाए तो विद्यार्थियों इसमें फर्स्ट जो चैप्टर है वह सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 4 तक उल्लेख किया गया है। वहीं पर चैप्टर सेकंड में सेक्शन 5 से 53A तक और चैप्टर 3 के अंतर्गत 54, 57 तक आया है। इसी तरीके से चैप्टर 4 के अंतर्गत सेक्शन 58 से सेक्शन 104 तक उल्लेख किया गया है। चैप्टर 5 में 105 से 117, चैप्टर 6 के अंतर्गत सेक्शन 118 से 121 तक उल्लेख किया गया है। चैप्टर 7 के अंतर्गत सेक्शन 122 से सेक्शन 129 तक उल्लेख किया गया है और चैप्टर 8 के अंतर्गत सेक्शन 130 से सेक्शन 137 तक उल्लेख किया गया है। अब इस तरीके से हम लोगों ने चैप्टर को, सेक्शंस को चैप्टर में डिवाइड कर दिया। तो अब देखा जाए तो फर्स्ट चैप्टर का संबंध प्रारंभिकी से है, प्रिलिमिनरी पार्ट ऑफ द एक्ट है, जिसका उल्लेख सेक्शन 1 से सेक्शन 4 तक किया गया है। उसी तरीके से जो दूसरा चैप्टर है, हमने आपको बताया कि सेक्शन 50, सेक्शन 5 से सेक्शन 53A तक बताया गया है। वास्तव में इसको भी दो भाग में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो सेक्शन 5 से सेक्शन 37 तक और दूसरा सेक्शन 38 से सेक्शन 53A तक। इसका जो पहला भाग है मूवेबल और इमूवेबल यानी चल और अचल संपत्तियों से संबंधित जो नियम है, विधियां हैं, उनके बारे में उल्लेख किया गया है। वहीं पर सेक्शन 38 से सेक्शन 53A तक ये केवल अचल संपत्ति से संबंधित जो विधियां हैं, जो उपबंध है, उनकी चर्चा की गई है। ये चैप्टर 2 के अंतर्गत जो पक्षकारों के द्वारा कार्यों के माध्यम से संपत्ति का अंतरण होता है, उन अंतरणों की सामान्य चर्चा की गई है। एक जनरल लॉ की बात बताई गई है, अर्थात सामान्य विधियों को बताया गया है कि किस तरीके से पक्षकारों की कार्यों के द्वारा संपत्तियों का अंतरण किया जाएगा। ये अलग बात है कि संपत्तियां कैसी होंगी, तो धारा 5 से धारा 37 तक यानी सेक्शन 5 से 37 तक चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों से संबंधित विधियों का उल्लेख किया गया है कि इसका अंतरण कैसे किया जाएगा। वहीं पर सेक्शन 38 से सेक्शन 53A तक जो उल्लेख किया गया है, यह केवल अचल संपत्तियों के ट्रांसफर के संबंध में उल्लेख किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये दोनों जो भाग हैं, ये सेकंड चैप्टर के अंतर्गत ही हम लोग अध्ययन करेंगे। तीसरा जो पार्ट आता है यह विक्रय से संबंधित है और विक्रय के संबंध में सेक्शन 54 से लेकर के सेक्शन 57 तक उल्लेख किया गया है। वास्तव में इसमें सेक्शन 54 बहुत पूछा गया है, कई बार भी ये पूछा गया है, ये लाइन बेयर एक्ट की पूछ लिया जाता है कि कीमत अंतर यानी जो स्वामित्व का अधिकार जो ट्रांसफर होता है, जैसे ही हम कीमत के बदले उस स्वामित्वाधिकार को ट्रांसफर करते हैं, उसी को ही हम विक्रय कह देते हैं। तो इस संबंध में हम आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर केवल इतना जानना है कि धारा 54 से धारा 57 तक जो उपबंध किया गया है, यह विक्रय से संबंधित है। इसी तरीके से जो चैप्टर 4 है, जिसको बंधक से संबंधित माना जाता है, बल्कि बंधक से संबंधित है, यह धारा 58 से धारा 104 तक उल्लेख किया गया है। ये सबसे बृहद पार्ट है, भाग है। इसमें कई सेक्शन एक प्रकार से आप कह सकते हैं 58 से 104 तक इसमें सेक्शन प्रतिपादित हैं।
अन्य जो भाग हैं उनसे सबसे बड़ा भाग चैप्टर 4 को माना जाता है, जो बंधक से संबंधित है। इसके अंतर्गत बंधक क्या है, बंधक किसे कहा जाएगा, बंधक कितने प्रकार का होता है, बंधक कैसे होगा, बंधक का मोचन किस तरीके से, इन तमाम बातों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। और इसको हम बृहद रूप में आपसे जब हम आपसे इसको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम आपसे चर्चा करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और लगभग प्रत्येक वर्ष इससे प्रश्न पूछा जाता है। और वर्तमान समय में हम इसमें हम अब ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन को कवर करते हैं ताकि कोई भी प्रश्न आपसे न छूटे। विशेष करके बिहार को देखते हुए हम इसको डिटेल में आपसे चर्चा कुछ समय के बाद आपसे जरूर करेंगे। इसके बाद आता है चैप्टर 5 जिसमें पट्टा से संबंधित है, लीज से संबंधित है, जो सेक्शन 105 से सेक्शन 117 अर्थात 170 तक इसका उल्लेख किया गया है कि पट्टा क्या है, किस तरीके से पट्टा किया जाता है, कैसे वह उसका पर्यवसान किया जाता है, पट्टेदार यानी जो उसको लीज देने वाला है, लीज करने वाला है, जिसको लीज पर दिया जाता है उसकी राइट्स क्या हैं, इन तमाम चीज़ों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है, यानी चैप्टर 5 के अंतर्गत। जहाँ तक बात आती है चैप्टर 6 में, यह विनिमय से संबंधित है। सेक्शन 118 से सेक्शन 121 तक इसका उल्लेख किया गया है और इसमें धारा 118 बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद सेक्शन 122 से लेकर के सेक्शन 129 जो चैप्टर 7 में उल्लेख किया गया है, ये अनुदान से संबंधित है, संविधान से संबंधित है, गिफ्ट से संबंधित है। इसमें भी आप देखेंगे इसका प्रत्येक सेक्शन इम्पॉर्टेंट है और ये प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों पॉइंट से गिफ्ट बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी चर्चा हम आपसे अवश्य करते हैं और इसको बहुत डिटेल में बताते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा गया है। और इसी तरीके से अनियोज्य दावा से संबंधित जो ट्रांसफर है उसका जो अंतर है वो कैसे किया जाएगा, ये धारा 130 से धारा 137 तक उल्लिखित है, जिसको चैप्टर 8 में बताया गया है, अध्याय 8 में बताया गया है। तो इस तरीके से विद्यार्थियों को यदि देखा जाए तो संपत्ति अंतरण अधिनियम को जो 8 अध्यायों में और 137 भाग में डिवाइड किया गया, 137 धाराओं में डिवाइड किया गया है, तो इसको फिर से सुन लीजिए, यानी 8 अध्याय चैप्टर्स 8 और जो धाराएं हैं उनकी संख्या 137 है। इस तरीके से जो इसको विभाजित किया गया है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसको एक समराइज रूप में इस तरीके से देखा जा सकता है। अब इसका जो पार्ट है, जैसे पार्ट 1 ये बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि हमेशा कोई भी अधिनियम हो, संहिता हो, उसका जो पार्ट 1 होता है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी के अंतर्गत इस बात का उल्लेख कर दिया जाता है कि यह जो अधिनियम है वह अधिनियम का शॉर्ट टाइटल क्या है, कब वह लागू होगा, उसका एक्सटेंशन क्या है, इन तमाम चीज़ों के बारे में जो उल्लेख है वह इसी पार्ट 1 के अंतर्गत ही उल्लेख किया जाता है। तो जैसा कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की बात आती है, यहाँ पर भी आप देखते हैं कि यह पार्ट 1 के अंतर्गत धारा 1 से 4 तक इसका उल्लेख किया गया है और इसमें भी आप देखेंगे जो धारा 1 है इसमें आप ये देखें सबसे पहला जो पैरा है उसमें शॉर्ट टाइटल की बात कही गई है और ये बता दिया गया है कि इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, संक्षिप्त नाम क्या है। तो यह अधिनियम को जो संक्षिप्त नाम है उसे संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 अर्थात द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है, या इस नाम से इसको संबोधित किया जाएगा। यह 17 फरवरी 1882 को अधिनियमित किया गया है। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने आपसे यह बताया कि पार्ट 1 के अंतर्गत प्रारंभिकी की चर्चा की गई है। इसमें जो सेक्शन 1 है,
शार्ट टाइटल की बात करता है, जो शार्ट टाइटल के रूप में संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 अर्थात द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के रूप में प्रतिपादित करता है। दूसरी जो बात आती है कि यह जो अधिनियम है, यह अधिनियम लागू कब हुआ, तो इसके अंतर्गत 1 जुलाई 1882 को यह लागू हुआ है। इसके अतिरिक्त जो तीसरा पैरा है उसमें इसके एक्सटेंशन की बात की गई है। तो जहाँ तक एक्सटेंशन की बात आती है कि संपूर्ण भारत में सिवाय 1 नवंबर 1956 के पूर्व जो 20 कैटेगरी के स्टेट्स थे, ऐसे राज्यों को छोड़ करके यह लागू हुआ। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि इसमें मुंबई और पंजाब तथा दिल्ली इन राज्यों के सिवाय लागू किया गया। लेकिन कालांतर में इसमें मुंबई में 1 जनवरी 1893 को, पंजाब में 6 मई 1935 को तथा दिल्ली में 13 नवंबर 1952 को एक नोटिफिकेशन के द्वारा इसको लागू कर दिया गया। अर्थात इस तरीके से यहाँ पर भी लागू कर दिया गया। विद्यार्थियों, इस अधिनियम में कुछ धाराएं, विशेष करके धारा 54 का पैरा 2 और 3, धारा 59 यानी 59, धारा 107 107 और धारा 123, ये जो धाराएं हैं, 4 धाराएं हैं, इन धाराओं की उपबंध ऐसे जगह पर, ऐसे क्षेत्र में लागू नहीं होगी जहां पर पंजीकरण अधिनियम रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 लागू नहीं है। अर्थात जिन राज्यों में ये प्रवर्तित होंगी, कौन? रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 1908 जहां पर प्रवर्तित होगा वहीं पर यह लागू होगा, यानी धाराएं लागू होंगी, अन्यथा लागू नहीं होंगी। और आगे इसके संदर्भ में हम और भी चर्चा करेंगे। दैट्स ऑल। इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।